हम लोग अगला पॉइंट देखने जा रहे हैं। एक सदिश का किसी रेखा पर प्रक्षेप, एक सदिश का किसी रेखा पे प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन ए लाइन। तो हमारा कोई दिष्ट रेखा है, दिष्ट रेखा का मतलब कि ये किसी एक डायरेक्शन इसका है। तो कोई दिष्ट रेखा हम लोगों का एल है और ये हमारा कोई वेक्टर है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। तो किसी दिष्ट रेखा और इसके साथ हमारा ये जो है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में वामावर्त दिशा में ये कितना कोण बना रहा, थीटा। तो कोई सदिश ए बी हमारा दिष्ट रेखा एल के साथ वामावर्त दिशा में थीटा कोण बना रहा है। तो प्रक्षेप का मतलब होता है, सिंपल सा मीनिंग होता है, आप अगर यहाँ से लाइट पड़ रही हो, यहाँ से लाइट पड़ रही हो तो कितने पार्ट में अंधेरा रहेगा, वही हमारा प्रक्षेप हो जाता है। ठीक है, ये हमारा जो ये जो पार्ट है, ये जो लेंथ है, पार्ट है, इसी को हम बोलते हैं प्रक्षेप। ये ए बी का क्या है, ये प्रक्षेप है। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं बिंदु सी और यहाँ से परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रा कर दिया। तो अगर आपको AC की वैल्यू निकालनी हो तो सिंपली निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। ये जो AB लंबाई होगी, ये हमारा क्या होगा, वेक्टर AB का परिमाण से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका कोई वेक्टर AB है, कोई वेक्टर ये AB है, तो ये लंबाई हमारी क्या लिख सकते हैं आप, लंबाई यानी इसका जो परिमाण होता है वेक्टर का, वही तो हमारी लंबाई होती है। लंबाई हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड। तो हमको AC लेंथ चाहिए, तो सिंपली आप देखिए समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में कॉस थीटा हमारा क्या होता है, आधार बटा कांड, और थीटा के सामने वाला भुजा हमारा लंब होता है। तो ये हो जाएगा लंब, और ये जो सबसे बड़ी भुजा है ये कर्ण, 90 के अपोजिट वाली भुजा कर्ण, बाकी आधार। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो AC बटा AB, और AB को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से तिरछा गुणा करें तो AC बराबर हमारा क्या हो गया, AB वेक्टर का मॉड कॉस थीटा। तो ये सिंपली हमारा AC लेंथ, यही AC लेंथ ही हमारा तो प्रोजेक्शन है, तो ये हमारा हो गया मॉड AB कॉस थीटा, मॉड AB कॉस थीटा। तो एक लाइन पहले इसमें हम लोग लिखते हैं, माना कि एक सदिश, माना कि एक सदिश AB किसी दिष्ट रेखा L के साथ वामावर्त दिशा में थीटा कोण बना रही है, में थीटा कोण बनाता है। तो अब इसका सदिश जो है, ये जो प्रक्षेप है, इसको सदिश रूप में लिखना हो तो आप इसी AC को वेक्टर रूप में लिख दीजिए। तो AC वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, AC वेक्टर ही हमारा क्या होगा, इसका AB सदिश का प्रक्षेप सदिश होगा। अगर ये हमारा क्या है, AC का मैग्नीट्यूड है, तो दिशा में थीटा कोण बनाता है, तब AB का L पर प्रक्षेप सदिश AC का परिमाण, ये AC का परिमाण मॉड AB कॉस थीटा होता है, मॉड AB कॉस थीटा है। ठीक है,
तो ये तो पहली बात हमको पता चल गया कि परिमाण क्या होगा। तो सिंपली इसको थोड़ा सा और इसको देखते हैं कि प्रक्षेप में हमारा दिष्ट रेखा है ये L, ये दिष्ट रेखा L हो गया। तो सदिश AB हमारा इस तरीके से हो सकता है कि AB और L के साथ वामावर्त दिशा में जो थीटा कोण बना है ये हमारा क्या है 90 से कम है, 0 से बड़ा और 90 से कम। यहाँ पे थीटा हमारा क्या है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से कम है। तो ये हमारा हो गया प्रक्षेप AC। अच्छा, अगर हमारा ऐसा भी हो सकता है कि वो L के साथ हमारा सदिश जो है AB ये 90 से ज़्यादा कोण बनाए, तो ये हमारा हो गया A, ये हमारा B और ये हमारा थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है हमारा 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है। थीटा 90 से ज़्यादा 180 से कम। तो इस स्थिति में हमारा प्रक्षेप क्या होगा ये AC। ठीक, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि L हमारा ये है, अगर हमारा AB यहाँ पे है तो ये थीटा यहाँ से देखेंगे तो हमारा क्या होगा, ये थीटा 180 से बड़ा, थीटा 180 से बड़ा और 270 से कम। तो प्रक्षेप सदिश हमारा क्या होगा, ये होगा। और ये हमारा L है और AB हमारा ऐसे हो जाए AB, और इसके साथ ये कोण देखेंगे तो ये हमारा है 270 से बड़ा और 380 से कम। तो प्रक्षेप जो सदिश होगा हमारा क्या होगा, ये होगा। तो ये चार स्थितियां जो है बन रही, चारों स्थितियों में हम लोगों ने देख लिया कि अगर थीटा की वैल्यू जो है 90 से बड़ी 180 से ज़्यादा होगी तो L के विपरीत दिशा में हमारा जो है ये सदिश आएगा, और थीटा की वैल्यू अगर 180 से बड़ा 270 से कम है तब भी हमारा जो AC होगा वो क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा L के। और अगर थीटा की वैल्यू 270 से बड़ी 380 से कम है तो जो हमारा ये होगा AC वो L की दिशा में ही होगा। तो दिशा जब विपरीत हो जाएगी तो इसकी वैल्यू ऋणात्मक आ जाएगी, वो हमारा थीटा से क्लियर हो रहा है। और इसका मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा, जो AC का मैग्नीट्यूड होगा, AC जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड मॉड AB कॉस थीटा। अब ये थीटा की कोई भी वैल्यू होगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब दिशा विपरीत हो जाएगी तो हमारा क्या आएगा, निगेटिव आ जाएगा। थीटा की वैल्यू जो है, थीटा की वैल्यू के अकॉर्डिंग ये हमारा सेट हो जाएगा, इसमें हमको कुछ अपना सोचना नहीं है। अब ये तो हम लोगों ने क्या देखा, अभी AC का मैग्नीट्यूड देखा, ये AC लेंथ कितना होगा, ये AC लेंथ हमारा होगा मॉड AB कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें हम लोग पॉइंट वाइज करके देखते हैं जो आपके जरूरत की पॉइंट होगी। इसमें हेडिंग हमारा रहेगा प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन। अब ये जो प्रक्षेप है जो निकल रहा है, हम लोग इसको जो है अपना डॉट प्रोडक्ट के पदों में कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखिए प्रक्षेप को। तो फिर वही हम अपना एक सिंपल सा फिगर बना लेते हैं कि ये हमारा L कोई लाइन है और ये हमारा AB सदिश है, और यहाँ से आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करिए और ये कोण थीटा है। तो ये हमारा AC जो वेक्टर है, AC वेक्टर ही हमारा क्या है, AC वेक्टर ही हमारा ये प्रक्षेप है वेक्टर AB का L की दिशा में। ठीक, दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट A डॉट B हम लोग लिखते हैं, ये हमारा होता है मॉड A मॉड B कॉस थीटा। A डॉट B जो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है A डॉट B मॉड A मॉड B कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर हम लोग एक सिंपल सी चीज माने, ध्यान से सुनिए कि ये जो L के एलोंग है जो यूनिट वेक्टर है, ये हमारा मान लेते हैं कि
पी कैप है। पी कैप एक यूनिट वेक्टर माना हम लोगों ने जो रेखा एल के अनुदिश है। ठीक है, रेखा एल के अनुदिश हम लोगों ने पी कैप एक यूनिट वेक्टर माना। तो इसमें एक लाइन लिख देते हैं। इसमें जो प्रेक्षण का पहला पॉइंट होगा, रेखा एल के अनुदिश रेखा एल के अनुदिश यदि रेखा एल के अनुदिश, ये पहला पॉइंट हमारा होगा, यदि पी कैप मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है, तो रेखा एल पर सदिश, और यहाँ पे हम लोग इसको जो है सदिश ए बी को मान लेते हैं ए। रेखा पर सदिश ए, ब्रैकेट में यही हमारा क्या है, ए बी वेक्टर, सदिश ए का प्रक्षेप ये क्या होगा हम लोग पहले देख लें, फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अगर हम लोग वेक्टर ए डॉट पी कैप वेक्टर करें तो ये हमारा क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ पी, और ए और पी के बीच का कोण का एंगल का थीटा, और पी कैप का मॉडल्स हमारा क्या होगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो ए डॉट पी कैप हमारा क्या हो जाएगा, पी कैप की जगह 1 रख देंगे तो ये हमारा हो गया मॉड ए कॉस थीटा। और ए सी हमारा क्या है, ए सी यहाँ से हमारा ए सी बराबर ए बी कॉस थीटा है यहाँ पे हमारा, यानी जो ए सी वेक्टर का जो लेंथ है ये हमारा ए बी वेक्टर का लेंथ यानी मॉड ए कॉस थीटा है। तो यही अगर हम लोग सिंपल सा कहें कि मॉड ए कॉस थीटा हम लोग ए डॉट पी कैप से भी लिख सकते हैं। ये हमारा जो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था कि जो ए सी का मैग्नीट्यूड होगा मॉड ए कॉस थीटा, ए बी वेक्टर जिसका प्रक्षेप चाहिए उसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। लेकिन हम लोग देखते हैं अगर उस लाइन के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर पी कैप हम लोग लें और ए वेक्टर डॉट पी कैप निकालें, देखिए जिस लाइन के अनुदिश हमको प्रक्षेप चाहिए उसके अनुदिश हम लोगों ने एकांक वेक्टर पी कैप माना है। ए वेक्टर डॉट पी कैप वेक्टर करेंगे तो मॉड ए मॉड बी पी कैप कॉस थीटा, मॉड पी कैप की वैल्यू 1 आ गया मॉड ए कॉस थीटा, और मॉड ए कॉस थीटा ही तो हमारा प्रक्षेप है, यानी इसको हम लोग ए वेक्टर डॉट पी कैप भी लिख सकते हैं, यानी वेक्टर ए डॉट पी कैप से प्राप्त होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है और समझ के। तो इसमें क्या हमारा पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट कि किसी रेखा L के अनुदिश आपका एकांक वेक्टर पी कैफ है तो किसी वेक्टर A का उस रेखा के अनुदिश जो क्या बोलते हैं प्रक्षेप होगा वो ए वेक्टर डॉट पी कैप होगा। ये सिंपल सी बात हो गई, ए वेक्टर डॉट पी कैप, यानी हमारा ए वेक्टर डॉट पी कैप को सीधा सीधा अगर हम लोग बोलें तो ये हमारा क्या है, सदिश, सॉरी ये वेक्टर ए कैप नहीं ए है, सदिश ए का रेखा L जिसके अनुदिश मात्रक सदिश पी कैफ है के अनुदिश घटक, सदिश ए का उस रेखा L के अनुदिश घटक जिस रेखा के अनुदिश हमारा जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर वो हमारा पी कैफ है। तो ये हमारा पहला प्रेक्षण हो गया। तो पहला प्रेक्षण क्या है कि अगर पूरा बात मैं समराइज करता हूँ फिर से सुनिए कि अगर
किसी भी वेक्टर ए का एक रेखा के अनुदिश प्रक्षेप निकालना है और उस रेखा के अनुदिश एकांक वेक्टर पी कैप है, तो आप उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए पी कैप के साथ, वही हो जाएगा हमारा प्रक्षेप। ये पहला ऑब्जर्वेशन हो गया। तो दूसरा भी हमारा जो है इसी के सिमिलर है। अब वहां पे हमारा क्या था, एक रेखा के अनुदिश घटक, लेकिन यहां पे हमारा एक सदिश का दूसरे सदिश के अनुदिश घटक, यानी ये हमारा वेक्टर बी है और ये हमारा वेक्टर ए है। ये कोण थीटा है, ये हम मान लेते हैं ए, ये बी और यहां से सी। अब अगर पूछा जाए आपका कि वेक्टर ए का वेक्टर बी के अनुदिश घटक, तो ये वेक्टर बी की दिशा में जो एकांक वेक्टर होगा उसको हम लोग बी कैप से लिख सकते हैं ना। बी कैप का मतलब क्या होगा, बी कैप का मतलब होगा कि बी के दिशा में एकांक वेक्टर यानी मात्रक सदिश। तो बी कैप को हम लोग परिभाषित करते हैं, बी कैप हम लोग क्या है, सदिश बी की दिशा में मात्रक सदिश, सदिश बी की दिशा में मात्रक सदिश को हम लोग किससे निरूपित करते हैं, बी कैप से। और जो किसी भी वेक्टर का जो मात्रक सदिश निकालना हो तो उस वेक्टर में उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भाग दे देते हैं तो हमारा मात्रक सदिश पता चल जाता है। तो अब हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया कि वेक्टर ए का वेक्टर बी के दिशा में प्रक्षेप, यानी वेक्टर ए का बी कैप की दिशा में प्रक्षेप, जिस दिशा में प्रक्षेप चाहिए उस दिशा में एकांक वेक्टर हमको बी कैप पता है, तो वेक्टर ए डॉट बी कैप ही हमारा क्या हो जाएगा, सदिश ए का सदिश बी की दिशा में प्रक्षेप। जो दूसरा हमारा पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि एक सदिश ए का एक सदिश ए का दूसरे सदिश बी पर प्रक्षेप, अपना वही पुराना फार्मूला है कि जिसके दिशा में चाहिए, जिस पे प्रक्षेप चाहिए वो क्या रहेगा, वो यूनिट वेक्टर रहेगा। तो वेक्टर बी की दिशा में चाहिए तो बी कैप रहेगा। ये हमारा हो जाएगा ए वेक्टर, वेक्टर ए डॉट बी कैप। अब इसको हम लोग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, अथवा बी कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी अपॉन मॉड बी। तो ये हमारा हो जाएगा ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड बी। चीज वही है, थोड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। अथवा मॉड बी हमारा जो है अदिश है, तो अदिश को हम लोग डॉट प्रोडक्ट के पूरे बाहर ले लेते हैं। तो पूरा अगर हम लोग बाहर ले लें तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपान मॉड बी ए डॉट बी। ये हमारा सीधा सा फार्मूला आ गया कि किसी सदिश ए का सदिश बी की दिशा में जो घटक होगा ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, जिसकी दिशा में घटक होगा उसका मॉड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर एक लाइन में स्टेटमेंट हम लोग लिखें कि सदिश, या इसको ही हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं, 1 अपॉन मॉड बी इंटू ए डॉट बी, हमारा इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा होगा सदिश ए का सदिश बी की दिशा में प्रक्षेप, बी की दिशा में प्रक्षेप। ये सीधा कंक्लूजन हम लोगों का हो गया कि जिन दो वेक्टर एक का सदिश एक का जो है प्रक्षेप निकालना होगा और दूसरे वेक्टर की दिशा में, तो सबसे पहले दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और जिस वेक्टर की दिशा में चाहिए उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। बस सीधा सा कॉन्सेप्ट हो गया अपना। ये दूसरा पॉइंट हो गया।
अब सिंपल सा ऑब्जर्वेशन, अब हमारा ये तीसरा, कि अगर हमारा थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, यदि थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री हो, तब हम लोग देखते हैं ये प्रक्षेप क्या होगा। थीटा 0 हो यानी वेक्टर v और वेक्टर a की दिशा दोनों की हमारी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो वेक्टर v हो गया, ये हमारा वेक्टर a हो गया। अब देखिए वेक्टर a का प्रक्षेप वेक्टर b पे, ये पूरा हमारा वेक्टर a ही तो आ जा रहा है और फार्मूले से भी हमारा वही आएगा। तो ये थीटा बराबर 0 डिग्री, तो सदिश a का b पर प्रक्षेप, सदिश a का b पर प्रक्षेप स्वयं सदिश a होता है। ये तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कि सदिश a होता है, लेकिन इसको निकालते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सदिश a का b की दिशा में प्रक्षेप, ये बराबर हमारा क्या होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपान मॉड b। ठीक है, और थीटा 90 है तो मॉड a डॉट b हमारा क्या होता है, मॉड a मॉड b कॉस थीटा, और थीटा हमारा क्या है 90 अपान मॉड b। मॉड b खत्म हो गया, कॉस 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये हमारा सीधा सीधा क्या आ गया, मॉड b आ गया। यानी जो थीटा 0 डिग्री जब होगा तो सदिश a का b पर प्रक्षेप स्वयं सदिश a आ रहा है। देखिए मैग्नीट्यूड वही आ रहा है। ये हमारा तीसरा ऑब्जर्वेशन हो गया। अब चौथा नंबर ऑब्जर्वेशन देखते हैं। चौथा ऑब्जर्वेशन है कि यह थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी तो ये हमारा वेक्टर b है और ये हमारा वेक्टर a है। 90 डिग्री या जो है 270 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री यानी थीटा इक्वल टू π/2 और थीटा इक्वल टू 3π/2। थीटा बराबर 90 डिग्री हो या 270 डिग्री, ये देखिए हमारा क्या है 90 डिग्री होगा। तो प्रक्षेप में क्या बोला था कि जितने इधर से लाइट आने पे जितने पार्ट में अंधेरा रहे, तो यहाँ से लाइट अगर आएगा तो किसी भी पार्ट पे अंधेरा नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रक्षेप 0 हो जाएगा। और अगर फार्मूले से हम लोग देखें तो यहाँ पे cos 90 सॉरी यहाँ पे cos 0 डिग्री है, यहाँ पे थीटा जो है क्या है 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू क्या है 1 होती है। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 डिग्री, और यहाँ पे थीटा 90 डिग्री तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो a डॉट बी अपॉन मॉड b हम लोग जब प्रक्षेप निकालेंगे तो ये हमारा होगा मॉड a मॉड b cos थीटा, थीटा की वैल्यू हमारी है 90 डिग्री तो cos 90 की वैल्यू 0 अपॉन मॉड b, तो ये पूरा हमारा क्या हो गया 0। यानी थीटा की वैल्यू 90 है या 3π/2 यानी 90 डिग्री या 270 डिग्री, तो वेक्टर a का b पर प्रक्षेप यह थीटा बराबर 90 डिग्री या थीटा बराबर 3π/2, तो सदिश a का b पर प्रक्षेप 0 होता है। ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट हम लोग इसमें और देखेंगे कॉन्सेप्ट, ये हमारा जो होगा ये आपका टिप्पणी। स्टेटमेंट पहले लिखते हैं फिर आपको बताते हैं। यदि स्टेटमेंट है हमारा, यदि अल्फा बीटा और गामा
सदिश ए बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k के दिक् कोण हैं, तो इसकी दिक् कोसाइन तो दिक् कोण क्या होता है? किसी भी सदिश द्वारा एक्स वाई जेड के धनात्मक अक्षों के साथ जो बनाया गया कोण होता है उसको दिक् कोण कहते हैं, और उसका कॉस यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा हमारे दिक् कोसाइन कहलाते हैं। और दिक् कोसाइन यहाँ पे मैं थोड़ा सा फार्मूला लिख देता हूँ कि कोई वेक्टर हमारा यहाँ पे लिख देते हैं कि r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के दिक् कोसाइन यानी कॉस अल्फा इक्वल टू जो हम लोग पहले निकाल चुके हैं एक्स अपान वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, एंड कॉस बीटा इक्वल टू हमारा होता है जेड का गुणांक बटा वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, और कॉस गामा इक्वल टू के का गुणांक बटा वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। तो ये किसी भी सदिश के दिक् कोसाइन का फार्मूला ये हमको पता है। अब अल्फा बीटा गामा सदिश के दिक् कोण है, तो इसको दिक् कोसाइन को हम लोग थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। ये चलिए दिक् कोसाइन हमारा कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी? कॉस अल्फा अगर हम लोग यहाँ पे लिखें इस फार्मूले से, तो ये हमारा क्या होगा? a1 अपॉन मॉड a, और कॉस बीटा हमारा क्या होगा? a2 अपॉन मॉड a, और कॉस गामा हमारा क्या होगा? a3 अपॉन मॉड a। ये तो इस फार्मूले से हमारा हो गया, लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट लाना चाहते हैं, ठीक है। अब a का अगर i के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए, देखिए a का यानी वेक्टर a डॉट i, वेक्टर a डॉट i कैप अगर हम लें तो देखिए क्या वैल्यू आती है? a1i प्लस a2j प्लस a3k का डॉट प्रोडक्ट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वेक्टर a का डॉट प्रोडक्ट i के साथ, तो डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये बराबर हमारा होगा a1 इंटू आई डॉट आई प्लस a2j डॉट आई प्लस a3k डॉट आई। तो ये हमारा चल रहा है a डॉट आई कैप, तो a डॉट आई कैप इक्वल टू आई डॉट आई की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, और j डॉट आई की वैल्यू 0, k डॉट आई की वैल्यू 0, क्योंकि हमको पता है एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख लेते हैं कि आई डॉट आई इक्वल टू j डॉट j इक्वल टू k डॉट k इक्वल टू 1, क्योंकि आई डॉट आई हमारा होगा मॉड आई कॉस 0 की वैल्यू 1, और आई के मॉडलस की वैल्यू 1 होगी तो पूरी वैल्यू 1 आ जाएगी। और कहीं पे अगर आई डॉट जे हो या जे डॉट के हो या के डॉट आई हो तो इसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि आई जे के बीच का एंगल 90, cos 90 की वैल्यू 0, जे के बीच का एंगल 90, के आई का बीच का एंगल 90, क्योंकि आई जे के हमारे एक्स वाई जेड अक्षों के लॉन्ग हैं यूनिट वेक्टर, तो एक्स वाई जेड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ से हमारा जो ए डॉट आई हम लोगों ने कंसिडर किया था ए डॉट आई कैप, ये हमारा आ गया A1, यानी यहाँ पे A1 की जगह पे हम लोग ए डॉट आई कैप लिख सकते हैं। तो जो कॉस एल्फा हमारा हो जाएगा कॉस एल्फा, तो इसी फार्मूले को हम लोग A1 को वेक्टर ए डॉट आई कैप, और ये हम लोग क्या लिख सकते हैं मॉड ए, तो वहाँ पे नीचे है ही, और एक हम लोग और लिख देते हैं मॉड आई कैप, क्योंकि मॉड आई कैप की वैल्यू क्या होती है 1, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये थोड़ा फार्मूला अच्छा लग रहा है, याद रखने में आसानी होगी कि कॉस अल्फा इक्वल टू ए डॉट आई अपॉन मॉड ए मॉड आई। कॉस बीटा हमारा हो जाएगा, अब A2 लाने के लिए हमको J से डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा ए डॉट जे अपॉन मॉड ए
मॉड जे कैप, और कॉस गामा हमारा हो जाएगा ए डॉट के कैप अपॉन मॉड ए इंटू मॉड के कैप। तो कहने का मतलब हो गया कि अल्फ़ा बीटा गामा अगर दिक कोण है किसी वेक्टर ए इक्वल टू A1i प्लस A2j प्लस A3 के, तो इनके दिक कोसाइन की वैल्यू कॉस एल्फा इक्वल टू ए डॉट आई अपॉन मॉड ए मॉड आई, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये तीनों वैल्यू इस रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। और किसी वेक्टर r बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के दिक कोसाइन को कॉस एल्फा इक्वल टू एक्स बाई मॉड आर, ये फार्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो उसी फार्मूले में इसमें क्या हुआ है, डॉट प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ये हमारा कंप्लीट हो गया पॉइंट। एक पॉइंट और हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने अभी अभी देखा है कि किसी सदिश, कोई सदिश अगर हमारा L कोई रेखा है, सदिश के साथ थीटा कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, तो इस पे जो इसका प्रक्षेप होता है, ये जो AC हमारा होता है, ये क्या होता है, वेक्टर AB का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा। ये हम लोगों ने देखा है कि किसी भी सदिश AB का किसी L पे प्रक्षेप मॉड AB कॉस थीटा। तो हम लोग ये देखें कि जो हमारा एक्स वाई जेड अक्षों का जो सिस्टम है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस, तो ये हमारा कोई वेक्टर है, ये हमारा एक्स अक्ष के साथ जो है अल्फा कोण बना रहा है। ये हमारा वेक्टर सदिश एक्स अक्ष के साथ अगर अल्फा कोण बना रहा है, तो इस हिसाब से देखिए एक्स अक्ष के अनुदिश जो इसका घटक हो जाएगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस अल्फा। ये हमारा कोई वेक्टर ए बी, यानी ये हमारा कोई वेक्टर है ए, तो एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, अल्फा, तो एक्स अक्ष के अनुदिश घटक क्या हो जाएगा, ये हमारा वेक्टर ए मॉड ए इंटू कॉस ऑफ जो एंगल बना रहा हो, जैसे यहाँ पे है, ये हमारा क्या है, मॉड ए बी ए सी इक्वल टू यानी मॉड ए कॉस थीटा। तो फिर से समझिए कि किसी वेक्टर ए का अगर किसी लाइन के साथ थीटा कोण बना है, तो उस लाइन पे उस वेक्टर का जो घटक होता है, प्रक्षेप होता है, वो मॉड ए कॉस थीटा होता है। तो ये वेक्टर ए भी हमारा कोई है, एक्स अक्ष के साथ अगर अल्फा कोण बनाया है, तो इसका जो प्रक्षेप होगा एक्स अक्ष पे मॉड ए कॉस अल्फा होगा। तो इसमें हम लोग एक लाइन लिखते हैं कि मॉड ए कॉस अल्फा मॉड ए कॉस बीटा और मॉड ए कॉस गामा, क्योंकि वाई अक्ष के साथ हमारा बीटा कोण बनता है, जो हम लोग अभी मानते हैं वाई अक्ष के साथ बीटा कोण, तो वाई अक्ष के अनुदिश जो घटक हो जाएगा मॉड ए कॉस बीटा, और जेड अक्ष के साथ गामा कोण, तो इसके अनुदिश घटक मॉड ए कॉस गामा। तो मॉड ए कॉस अल्फा, मॉड ए कॉस बीटा, मॉड ए कॉस गामा क्रमशः ओ एक्स ओ वाई ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड के अनुदिश ए के प्रक्षेप हैं। और हम लोग जानते हैं अगर कोई वेक्टर हमारा a इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a1i प्लस a2j प्लस a3k लिखा हो कोई वेक्टर,
तो ये हमारे जो A1 I A2 J A3 A1 A2 A3 ये हमारे क्या रहते हैं, एक्स वाई अक्ष के अनुदिश घटक। ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं। जो A1 होता है हमारा वो एक्स अक्ष के अनुदिश घटक, A2 हमारा होता है वाई अक्ष के अनुदिश घटक और A3 होता है जेड अक्ष के अनुदिश घटक। और अगर सदिश घटक की बात करी जाए तो एक्स अक्ष के अनुदिश सदिश घटक A1 I कैप। तो ये हमारा जो मॉड ए कॉस अल्फा होगा ये A1 के बराबर होगा, क्योंकि मॉड ए कॉस अल्फा भी हमारा वो एक्स के अनुदिश घटक है और A1 भी हमारा इसके अनुदिश एक्स अक्ष के अनुदिश घटक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर ए का मॉडुलस इंटू कॉस एल्फा ये हमारा A1 के बराबर हो गया और मॉड ए कॉस बीटा ये हमारा A2 के बराबर हो गया और मॉड ए कॉस गामा हमारा A3 के बराबर हो गया। तो अब हम लोग वेक्टर ए को लिख सकते हैं, वेक्टर ए को अब हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए को लिख सकते हैं A1 की जगह हम लोग क्या लिख दें, मॉड ए कॉस एल्फा आई कैप प्लस मॉड ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ये हमारा एक्स एच यहाँ पे मॉड ए कॉस गामा के कैप। तो ये मॉड ए हमारा पूरे से कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस एल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। और मॉड ए से इधर अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो ये हमारा वेक्टर ए अपॉन मॉड ए इक्वल टू हो गया कॉस एल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। तो अब हम लोगों का ये जो हो गया वेक्टर ए अपॉन मॉड ए हमारा क्या हो गया, ए कैप यानी यूनिट वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर को हम लोग उसके दिक कोसाइन के पदों में लिख सकते हैं, कॉस एल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन हो गया कि कोई भी वेक्टर है जिसके दिक कोसाइन आपको पता है कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो उस वेक्टर के अनुदिश जो है आप मात्रक सदिश इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस एल्फा आई प्लस कॉस बीटा। तो इसको आप लिख लीजिए, ये हमारा क्या है, यदि किसी सदिश ए के दिक कोसाइन कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हैं तो सदिश ए की दिशा में मात्रक सदिश, ये हमारा क्या है, यदि किसी सदिश ए के दिक कोसाइन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है तो सदिश ए की दिशा में मात्रक सदिश ए कैप बराबर कॉस एल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के। आप इसको समझिए, क्या लिखा है, कॉस यदि किसी सदिश ए के दिक कोसाइन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है तो उस सदिश ए की दिशा में मात्रक सदिश ए कैप को आप लिख सकते हैं कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। ये हमारा कंक्लूजन हो गया और इसका पूरा हम लोगों ने डेरिवेशन देखा। तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट का थ्योरी पार्ट खत्म है। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे।